नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और यह जो लेक्चर है बेस्ड ऑन माइंड मैप है, यानी जीएस वर्ल्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित यह मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण लेक्चर है। और ये आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जिसके अंतर्गत देखें तो यूपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम जिसके अंतर्गत देखें तो यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाले आरओ री एग्जाम 2023 के लिए यह अंक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए भी अंक महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा बीपीएससी, एमपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूपीट्रिपलएससी, एसएससी, साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी अंक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चलिए इसमें देखते हैं। इस लेक्चर में हमने कल के लेक्चर में इसको जो कवर किया था यह आपका था उदारवादियों की नीतियों को हमने देखा था। कांग्रेस पूर्व की प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं को हमने विस्तार समझने का प्रयास किया कल के लेक्चर में, और राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों के योगदान को हमने देखा। इसके अलावा 19वीं सदी में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे। इसके अलावा इसमें जो मशहूर या प्रसिद्ध इतिहासकार रजनीपाल दत्त जी ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था, इसको भी हमने समझ लिया विस्तार से। इसके अलावा इसमें हमने कांग्रेस के गठन को विस्तार समझा कि कांग्रेस का गठन किन परिस्थितियों में व किसने किया और इसके संबंधित महत्वपूर्ण क्या बातें रही। और कांग्रेस संबंधी प्रसिद्ध कथन जो बाल पाल यानी बाल लाल पाल इत्यादि जो उग्रवादी या गरम दल के नेता महत्वपूर्ण रूप से रहे हैं, उनके बारे में कांग्रेस के बारे में इनका क्या कथन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो वायसराय डफरिन और करजन रहे, इन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या कहा। डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और इसी समय जो है उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन जो विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, उसकी भी स्थापना हुई थी। इस पर विस्तार से चर्चा लिया। इसके बाद भारतीय सुधार समिति 1887 को हमने देखा। इसके बाद उग्र राष्ट्रवादी का चरण 1905 से 1919 को भी हमने समझा कि इसके कारण क्या रहे। इसके प्रमुख नेता देखें तो ये इसमें शामिल थे उग्रवादी यानी उग्र राष्ट्रवादी चरण जो है, इसके प्रमुख नेताओं को हमने विस्तार से चर्चा कर लिया है। तो इस लेक्चर में हम शामिल करेंगे कांग्रेस के यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन स्थल रहे हैं और उसकी अध्यक्षता कौन कौन लोग किए हैं। यानी 1885 जो कांग्रेस का स्थापना होता है वहां से लेकर 1947 यानी भारत की आज़ादी तक जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उस पर इसमें विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो कल के लेक्चर में हमने जो समझने का प्रयास किया था उसमें देखा था कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो है इसके 3 चरण यानी इसको समझने के लिए 3 चरणों का हमने उपयोग किया था। प्रथम चरण जो इसमें आता है 1885 यानी कांग्रेस का स्थापना का वर्ष, यानी प्रथम चरण 1885 से लेकर 1905 का जो समय है यह प्रथम चरण है स्वतंत्रता संघर्ष का, और इसमें उदारवादियों का वर्चस्व रहता है। यानी प्रथम चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती, परंतु लक्ष्य अस्पष्ट था इस दौरान। इस समय आंदोलन का प्रतिनिधित्व बुद्धिजीवी मध्यवर्गीय लोग कर रहे थे। यह वर्ग पश्चिम के उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से प्रभावित थे। दूसरा चरण जो 1905 से 1919 का था, यह हमने देखा कि उग्र राष्ट्रवादी का दौर था यानी गर्मपंथ का दौर था। द्वितीय चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफी परिपक्व हो गई थी था, इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य स्पष्ट थे, तो इसको हमने विस्तार समझने का। तीसरा चरण गांधी युग शुरू होता है 1919 से लेकर के 1947 यानी भारत की आज़ादी तक, तो इस पर भी हम विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे। इसमें जो है भारत छोड़ो आंदोलन, डोमिनियन स्टेट, पूर्ण स्वराज इत्यादि का मांग रखा गया था तीसरे चरण में। और तीसरा चरण जो होता है वह पूर्णता को प्राप्त करता है, अर्थात भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होती है 200 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी दास्ता के बाद। कांग्रेस की महत्वपूर्ण अधिवेशन देखने से पहले इसमें हम बंगाल के विभाजन को शामिल कर लेते हैं। यह एक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना साबित होती है, तो इसको बंगाल विभाजन को देखें। 1906 में अधिवेशन में 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, 1906 के अधिवेशन में नौरोजी जी ने स्वशासन की मांग की थी। इसको आगे हम विस्तार समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं बंगाल के विभाजन से संबंधित जानकारी। तो इसमें 1906 के अधिवेशन में 1906 का अधिवेशन देखें तो कलकत्ता में ये 22वां अधिवेशन था। 1906 का अधिवेशन जो है यह कलकत्ता में आयोजित किया गया था, और यह 22वां अधिवेशन था जो कि 26 से 29 दिसंबर 1906 को आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता भारत के जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी दादा भाई नौरोजी जी इसकी अध्यक्षता किए थे। और प्रमुख बात इसमें थी कि कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, यहाँ दिखाया गया है। इसके बाद देखें तो 19 जुलाई 1905 को घोषणा था, 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। यानी बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई थी, 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हो गया था। तो ये किसके समय में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन को हमने कल के लेक्चर में देखा था, यहाँ पे थोड़ी जानकारी ऐड कर लेते हैं। तो इसमें लॉर्ड कर्जन संबंधी देखें तो लॉर्ड कर्जन ये है 1899 से 1905 का जो समय लॉर्ड कर्जन का है। इसके देखें तो आर्थिक कार्य महत्वपूर्ण रहे हैं, शिक्षा संबंधी कार्य भी रहे हैं, पुलिस सुधार संबंधी कार्य रहे, आक्रमणकारी नीतियां भी रही, लेकिन फिर भी यह विवादास्पद इससे महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं इसमें इतिहास में। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार समझ लेते हैं। और परीक्षा उपयोगी तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी इसमें शामिल है। तो इसमें देख सकते हैं कि बंगाल विभाजन संबंधित यह था। तो इसमें इसकी जानकारी को देखते हैं
तो वर्ष 1899 से 1900 के बीच अकाल पड़ने पर एंटोनी मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन अकाल आयुक्त के पद के गठन की सिफारिश इसने किया। वर्ष 1902 में इसने एक सिंचाई आयोग का गठन कर सर कार्ल स्कॉट मानकी की अध्यक्षता में किया था। एक महानिरीक्षक के अधीन कृषि विभाग की स्थापना किया। 1905 में पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना इसी के दौरान हुई थी। वर्ष 1899 में भारतीय टंकन एवं मुद्रण करेंसी अधिनियम को इसी समय आर्थिक कार्यों में शामिल है। शिक्षा संबंधी कार्य में शिमला में शिक्षाविदों का एक सम्मेलन बुलाया था। 1902 में थॉमस रैले के अधीन विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। इस पर हमने चर्चा कर लिया है। भारतीय सदस्य इसमें शामिल थे सैयद हुसैन बिलग्रामी, गुरदास बनर्जी। इसी आयोग की सिफारिश वर्ष 1904 में विश्वविद्यालय के अधिनियम पारित किया गया था। पुलिस सुधार के अंतर्गत इसमें देखें तो यह है कि 1902 इसमें एंड्रूज फ्रेजर के नेतृत्व में पुलिस आयोग का गठन इसने किया। सीआईडी यानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना इसी समय में हुई थी। इसके बाद आक्रमणकारी नीतियों के अंतर्गत इसके देखें तो मार्च 1904 में तिब्बत में यंग हसबैंड नामक अभियान भेजा था। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत यानी इसके दौरान देखें तो यह उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत नामक एक नवीन प्रांत बनाया गया था। साम्राज्यवादी नीति का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश हितों की रक्षा करना था। वर्ष 1902 में मुख्य सेनापति बनकर किचनर भारत आए। इसी के साथ हुए मतभेद के कारण कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद जो महत्वपूर्ण जो चर्चा में हमने शामिल किया था बंगाल का विभाजन, वह यहाँ है कि 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा शिमला में इसने किया। 16 अक्टूबर को लागू कर दिया। वर्ष 1903 में इसके समय द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन करके ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम और महारानी अलेक्जेंड्रा की ताजपोशी की गई। 1904 में प्राचीन स्मारक प्रशिक्षण अधिनियम पारित करके प्राचीन भारतीय स्मारकों की रक्षा और मरम्मत कार्य इसी समय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अन्य परीक्षापयोगी तथ्यों को इसमें शामिल कर लेते हैं। तो देखें, गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन को दूसरा औरंगजेब कहा। सर्वाधिक रेलवे लाइन का विस्तार करजन के समय में हुआ था। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण इसी के काल में हुआ था। 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट बना था। यह भारत में सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था। ध्यान देना है कि भारत में सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था। करजन 1903 में कहा था कि वायसराय के पद से निवृत्त होने के बाद कोलकाता नगर निगम महापौर बनना पसंद करेगा। इसने राजकुमारों के लिए सैनिकों की इंपीरियल कैंडिडेट कोर की स्थापना की। करजन ने कहा था कांग्रेस अपने पतन यानी इस पर जो कहा था स्टेटमेंट कांग्रेस के बारे में उसको भी हमने समझा था। तो इसने कांग्रेस क्या कहा था? करजन ने कहा था कांग्रेस अपने पतन को लौटाती हुई जा रही और भारत में रहते हुए मेरी एक महान महत्वाकांक्षा शांतिपूर्वक निधन के लिए इसकी सहायता करना है। तो बंगाल विभाजन के हमने बैकग्राउंड में समझने का विस्तार से प्रयास किया। इसके बाद देखें, लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। इसके बाद देखें तो 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में आंदोलनकारियों ने मनाया। वंदे मातरम गीत गाए। टैगोर ने अमार सोनार गीत लिखा। पश्चिमी बंगाल यानी राजधानी इसकी कलकत्ता, पूर्वी बंगाल राजधानी ढाका चटगांव, मालदा, राजशाही, त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्र शामिल थे। इसमें देखिए बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कांग्रेस एवं स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल करना और मुस्लिम संप्रदायवाद को उभारना जो है बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य था। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में बंग भंग विरोधी अभियान और स्वदेशी का समर्थन किया गया था। इसमें थोड़ी सी जानकारी 1905 के अधिवेशन की भी कर लेते हैं। तो 1905 का अधिवेशन देखें तो यह वाराणसी में आयोजित किया गया था और जबकि हमने देखा 1906 का अधिवेशन जो था यह कलकत्ता में आयोजित किया गया था। तो 1905 का अधिवेशन वाराणसी में 21वां अधिवेशन था। यह 27 से 30 दिसंबर 1905 को आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी, उन्होंने 1905 में जो है बनारस में 21वां अधिवेशन आयोजित किया था या उसकी अध्यक्षता की थी। इसकी प्रमुख बात यह है कि बनारस अधिवेशन में गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। तो आगे हम विस्तार से अधिवेशन पर चर्चा करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम इतने इसमें चर्चा करते हैं। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग जो है, इस वायसराय के बारे में इतना ध्यान देना है कि यह इसी समय जो है 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, जो कि करजन के समय बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। यह जानकारी इसमें महत्वपूर्ण रूप से ली गई है। आगे इसमें शामिल कर लेते हैं। तो देखें, नोट यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा स्थापित किया गया था। बंगाल केमिकल्स एवं फार्मा आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद जो लाल बाल पाल में 3 महत्वपूर्ण जो उग्रपंथ क्या कर सकते हैं गर्म दल के नेता, उसमें बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में देख लेते हैं। वेरी वेरी महत्वपूर्ण रूप से इनके कथन और इनके कार्य क्या हैं। तो प्रसिद्ध कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इन्होंने कहा है। इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई है बाल गंगाधर तिलक जी को। 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई, यानी 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 2020 में 100 वर्ष, 2020 में इनके 100 वर्ष, यानी अभी देखें 2025 चल रहा है, 2020 की बात कर रहा है, तो इनको 100 वर्ष यानी आज की डेट से देखें तो 105 वर्ष हो चुका है इनके मृत्यु को लेकर के। यह शहीद हुए। पूर्ण स्वतंत्रता या स्वराज के सबसे प्रारंभिक और मुख्य प्रस्तावकों में से एक थे बाल गंगाधर तिलक जी। सूरत अधिवेशन देखें, इनके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। सूरत अधिवेशन 1907, यानी हमने 1905 का अधिवेशन देख लिया। 1905 में जो अधिवेशन 21वां अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। वाराणसी में अधिवेशन हुआ था। इसके बाद हमने देखा है कि 1906 का जो अधिवेशन हुआ था यह कलकत्ता में आयोजित किया गया था, यानी
यह 22वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। और इसके बाद देखें जो 1907 का अधिवेशन होता है, यह 23वां अधिवेशन है और ये सूरत में आयोजित होता है, यानी जो गुजरात के सूरत है वहाँ आयोजित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष जी ने किया था। इसकी प्रमुख बातों में यह शामिल था कि यह अधिवेशन पहले नागपुर में होना था। स्वराज शब्द की व्याख्या को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल एवं गर्म दल बट गया था। इस कारण सूरत अधिवेशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी, अर्थात 23वें अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया। कांग्रेस विभाजन के बाद नरम पंथियों का कांग्रेस पर प्रभुत्व हो गया। तो यहाँ देखिए अध्यक्ष पद और स्वदेशी आंदोलन के मुद्दे पर उग्रवादियों एवं उदारवादियों में मतभेद हो गया। सूरत अधिवेशन में उग्रवादी तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। उदारवादियों के वर्चस्व के कारण रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया था सूरत अधिवेशन में। यहाँ पर देखें तो सूरत अधिवेशन 1907 में जो है, इसमें जो है अध्यक्ष पद और स्वदेशी आंदोलन के मुद्दे पर उग्रवादियों उदारवादियों में मतभेद हो गया था, यानी दोनों अलग हो गए थे। इसमें जो है उग्रवादी तिलक जी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और उदारवादी के वर्चस्व का रास बिहारी बोस जी अध्यक्ष बनाए गए थे। तो 1907 की घटना है। तो इसकी देखिए 9 साल बाद यानी लखनऊ समझौता होता है। 31वां जो सम्मेलन होता है लखनऊ में, वो 1916 में होता है। इसमें जो होता है, इसी अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गर्म दल पुनः एक हो गए। तिलक को लखनऊ अधिवेशन में ही नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, यानी बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है इसमें इसी में नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यहाँ पर यह दिया गया है, इसको स्टेटमेंट को हमने देख लिया है। इसी समय जो 1916 में इनका नारा महत्वपूर्ण रूप से है। इसमें लखनऊ में 31वां कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया था। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि जो गर्म दल के लाल बाल पाल जी थे, उसमें देखें तो केवल लाला लाजपत राय जी ही कांग्रेस की अध्यक्षता कर पाए थे। यानी सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था। इसमें असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो इसमें लाला लाजपत राय ही मात्र एक थे जिन्होंने यानी इसमें ध्यान दें तो यह है कि लाला लाजपत राय, यानी इसमें गर्म दल में देखें तो लाला लाजपत राय जी ही एकमात्र थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था 1920 में, सितंबर 1920 में। वो भी आपका जो विशेष अधिवेशन था, जबकि बाल गंगाधर तिलक जी और विपिन चंद्र पाल जी इसकी अध्यक्षता नहीं कर पाए थे। और वो भी जब अध्यक्षता करते हैं तब यह बाल गंगाधर तिलक जी जो इस दुनिया में नहीं रहते हैं, क्योंकि 1 अगस्त 1920 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया जाता है। और आगे इसमें एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल इसमें करते हैं तो यह है कि वेलेंटाइन चिरोल ने इंडियन अर्नेस्ट नामक पुस्तक लिखी है। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एग्जाम पूछा जाता है कि इंडियन अर्नेस्ट किसने लिखा है, तो यह लिखा है वेलेंटाइन चिरोल लिखा है। इस पुस्तक में तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक जी को, जिनको हम देख रहे थे, को भारतीय अशांति का जनक कहा है। यानी बाल गंगाधर तिलक जी को किसने भारतीय अशांति का जनक कहा है, तो इसने वेलेंटाइन चिरोल ने कहा है अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में। इसके बाद देखिए 1916 के लखनऊ पैक्ट पर तिलक और जिन्ना के हस्ताक्षर थे। 1916 का जो लखनऊ पैक्ट है, इस लखनऊ पैक्ट में ये भी ध्यान देना है कि इसमें नरम दल और गर्म दल का पुनर्मिलन हुआ था। साथ ही इसमें जो लखनऊ पैक्ट था, इसमें कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें देखें तो यह जो लखनऊ में समझौता हुआ था, लखनऊ में अधिवेशन 1916 में इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। प्रमुख बातों में तिलक और निवेशन के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम में समझौता हो गया था। इसे लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से जाना था। मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते का विरोध किया था। ध्यान देना है कि इसमें विरोध भी किया गया था मदन मोहन मालवीय जी द्वारा, जो कि बीएचयू के संस्थापक हैं। इसी अधिवेशन मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। लखनऊ अधिवेशन में गर्म और नरम दल एक हो गए, तो उसको समझ लिया है। तो 1916 के लखनऊ पैक्ट पर तिलक और जिन्ना ने हस्ताक्षर किया था। केसरी मराठी भाषा में, मराठा महरट्टा अंग्रेजी भाषा में नामक समाचार पत्र निकाले। यानी यह बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी मराठी भाषा में निकाला और मराठा महरट्टा अंग्रेजी भाषा में नामक समाचार पत्र यह बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के संस्थापकों में से एक रहे हैं बाल गंगाधर तिलक जी। महाराष्ट्र में जो है गणेश चतुर्थी, जो कि आज भी बहुत फेमस है, गणेश चतुर्थी और शिवाजी उत्सव लोकप्रिय बनाया बाल गंगाधर तिलक जी ने। गीता रहस्य आर्कटिक होम नामक पुस्तकें भी लिखी, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1916 ध्यान देना है कि 1916 में बेलगाम में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना, यानी 1916 में बेलगांव में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने किया। महाराष्ट्र, बॉम्बे को छोड़कर मध्य प्रांत, बरार, कर्नाटक में इसके शाखाएं थे। इसके अलावा इसमें देखें तो तिलक ने कभी कांग्रेस के वार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी।
इसमें थोड़ी जानकारी ऐड कर लेते हैं। तो देखें, यह अखिल भारतीय जो होम रूल लीग की स्थापना तिलक जी करते हैं, इसके बारे में देखें तो होम रूल लीग आंदोलन 1916 का, इसमें देखें तो होम रूल आयरलैंड का शब्द है, यानी जो होम रूल है यह शब्द देखें तो आयरलैंड का शब्द है। सर्वप्रथम आयरलैंड में आयरिश नेता रेडमांड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। जब इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त था, उसी समय भारतीय नेता बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट आयरलैंड की तर्ज पर देश में राष्ट्रीय आंदोलन को नया जीवन प्रदान करने होम रूल आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। अतः 23 अप्रैल 1916, ध्यान देना है, अब 23 अप्रैल 1916 ईस्वी को तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की और उसके 5 महीने बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में सबसे पहले होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी ने किया। और उसके जो है उसके बाद उसके 5 महीने बाद 1916 में इन्होंने स्थापना अप्रैल में किया और एनी बेसेंट जी ने सितंबर 1916 में एनी बेसेंट मद्रास में, यानी इन्होंने पुणे में स्थापना किया था, जबकि एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल की स्थापना किया था। और उनका जो अखिल भारतीय होम रूल लीग था। होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से सुशासन को प्राप्त करना था। यानी तिलक का होम रूल लीग देखें तो 28 अप्रैल 1916 को स्थापित हुआ। स्थान पूना में प्रथम अध्यक्ष, यानी होम रूल लीग जो तिलक जी स्थापित किए, उसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। सचिव NC पेलकर जी थे। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग की कमेटी के सदस्यों में GS खारकोड़े, BS मुंजे एवं RP करंडीकर चुने गए थे। तिलक द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र यानी बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार तक फैला हुआ था, यानी इसके ये प्रभाव क्षेत्र रहे। इसके बाद देखें एनी बेसेंट की ऑल इंडिया जो होम रूल लीग थी, इसकी स्थापना सितंबर 1916 में, यानी तिलक जी के जो है 5 महीने बाद किया जाता है, मद्रास में किया जाता है। इसके संस्थापक एनी बेसेंट जी और सचिव इसके जॉर्ज और डेल जी थे। इसमें कांग्रेस के संपूर्ण अधिवेशन को देखने से पहले इसमें जो उदारवादी और उग्रवादियों में अंतर समझ लेते हैं। तो उग्रवादी यहाँ पर, उदारवादी अंतर देखें तो ब्रिटिश पर कोई विश्वास नहीं है, ब्रिटिश सरकार पर कोई विश्वास इनका नहीं था। भारत से ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश से संबंध भारत का शोषण बढ़ाएंगे, यानी ब्रिटिश से संबंध भारत का शोषण बढ़ाएंगे, समाप्त किया जाए। इनका ये कथन था कि जो ब्रिटिश का भारत संबंध है ये शोषण के लिए बढ़ावा देने के लिए इसे समाप्त किया जाना चाहिए। इन्हें आम जनता की शक्ति पर पूरा भरोसा था। सामाजिक आधार शिक्षित एवं निम्न मध्यवर्गीय लोगों तक था। इनका सामाजिक आधार है बेस था वो शिक्षित व निम्न मध्यवर्गीय लोगों तक था। स्वराज की मांग इनकी प्रमुख बातें थी और संवैधानिक तरीकों का प्रयोग एक कर सकते थे या करना चाहते थे या करते थे। लेकिन उदारवादियों ने देखे तो अंग्रेजी राज पर इनका भरोसा था और इनका कोई भरोसा नहीं था। ब्रिटेन से संबंध भारत के समुचित विकास हेतु जरूरी था और इनका था कि ब्रिटेन का भारत संबंध जो है शोषण बढ़ा रहा है और यह समुचित विकास के लिए सही मानते थे। इनका मानना था कि आंदोलन मध्य वर्ग तक सीमित रहे। जमींदारों उच्च मध्य वर्गीय लोगों तक सामाजिक आधार है, यानी जमींदारों उच्च मध्य वर्गीय लोगों तक सामाजिक आधार इनको लगता था और यानी संवैधानिक सुधारों की मांग के आधार पर ये चलते थे, यानी संविधान या कानून के दायरे में मांग रखते थे, केवल संवैधानिक दायरे में रखकर लक्ष्य पाना चाहते थे। उदारवादियों का ये लक्ष्य था, यानी कि विचारधारा थी। इन दोनों में ये महत्वपूर्ण अंतर है। इसमें मुस्लिम लीग और उसके अधिवेशन और दिल्ली दरबार को देखने से पहले कांग्रेस के अधिवेशन पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कांग्रेस का अधिवेशन, इस पर हम विस्तार चर्चा करते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन, इसमें अधिवेशन है, वर्ष, स्थान है, अध्यक्ष और विशेष इसमें जानकारी दी गई है। इसमें यूपी स्पेशल संबंधी जहाँ भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी इसमें रेखांकित करते चलेंगे। यानी कांग्रेस के अधिवेशन देखें तो कुल मिलाकर 9 अधिवेशन जो उत्तर प्रदेश में किए गए थे, जिसमें से 3 आपके जो इलाहाबाद में, 3 लखनऊ में और 3 अन्य जगहों में, जिसमें से आप देखें तो 3 जो है आपका बनारस में हुआ था, मेरठ में हुआ था और कानपुर में हुए थे। कुल मिलाकर 9 अधिवेशन जो है वह आपके जो हैं वह उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए थे। इसमें स्पेशल रूप से आएगा, उसमें हम चर्चा विशेष रूप से का प्रयास करेंगे। तो देखिए पहला अधिवेशन 1885 में होता है, बम्बई में इसका स्थान है और इसके अध्यक्षता रमेश चंद्र बनर्जी यानी पहले अध्यक्ष रहे। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यानी इसको थोड़ा विस्तार करना चाहें, देखें कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 ईस्वी तक मुंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, परंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर यह बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। प्रारंभ में यह पूना में होना था, किंतु प्लेग फैलने के कारण इसका स्थान बम्बई कर दिया गया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। हमने देखा इन 72 प्रतिनिधियों में देखें तो इसमें बम्बई प्रेसिडेंसी से 38 लोग शामिल थे। इसके अलावा मद्रास प्रेसिडेंसी से देखें तो 21 लोग शामिल थे और बंगाल प्रेसिडेंसी से देखें तो 13, उत्तर प्रदेश और अवध से 7 लोग, पंजाब से देखें 3 प्रतिनिधि शामिल थे। कुल मिलाकर 72 लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। इसमें ज़्यादातर प्रतिनिधि वकील और पत्रकार थे। दूसरा देखें तो दूसरा अधिवेशन 1886 में, इसके 1 साल बाद होता है, यह कोलकाता में होता है। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी की करते हैं, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी जी को, यह इसकी अध्यक्षता करते हैं। तीसरा अधिवेशन देखें तो 1887 मद्रास में आयोजित किया जाता है। इसकी अध्यक्षता देखें तो बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। तीसरे
अधिवेशन करते हैं, तीसरे कांग्रेस का अधिवेशन, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का इनको गौरव प्राप्त है। चौथा अधिवेशन देखें तो यह उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में आयोजित किया जाता है। चौथा अधिवेशन में ही यूपी स्पेशल चालू हो जाता है। चौथा अधिवेशन 1888 में होता है इलाहाबाद में, यानी अब जो प्रयागराज है, प्राचीन काल में भी प्रयागराज था, मध्यकाल में इलाहाबाद हो गया था अकबर के समय। इसके बाद आधुनिक समय में पुणे प्रयागराज है। तो इसका चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में होता है। इसके अध्यक्षता जॉर्ज यूले करते हैं। इनमें विशेष है कि प्रथम अंग्रेज थे, यानी प्रथम अंग्रेज कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्षता या गौरव प्राप्त हुआ जॉर्ज यूले को प्राप्त हुआ है। जॉर्ज यूले को प्राप्त हुआ है। इसमें यूपी स्पेशल के अंतर्गत विशेष रूप से देखें जो इलाहाबाद में आयोजित किया गया था, इसकी प्रमुख बातें यह थी कि कांग्रेस का चौथा अधिवेशन उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी इलाहाबाद थी। उस दौरान जो उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी इलाहाबाद में हुआ था, यहाँ के गवर्नर, इलाहाबाद के गवर्नर कौन था? ऑकलैंड काल्विन ने पूरी कोशिश की कि यह समय इलाहाबाद में न होने पाए, परंतु इस समय राजा दरभंगा ने इलाहाबाद में लोथर काउंसिल खरीद कर कांग्रेस को दे दिया। सर सैयद अहमद और वाराणसी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने भी इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन का विरोध किया था। इस अधिवेशन में 1248 सदस्यों, यानी ध्यान देना है कि इसमें 1248 सदस्यों ने भाग लिया। पहली बार लाला लाजपत राय भी कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए और हिंदी में भाषण दिया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तय किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि अगर किसी प्रस्ताव पर मुस्लिम प्रतिनिधियों की एक बड़े भाग को आपत्ति हो तो प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। जॉर्ज यूले ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, कांग्रेस चयन का नारा है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में। डफरिन ने न केवल कांग्रेस की आलोचना की बल्कि यह कहकर कांग्रेस का मजाक भी उड़ाया कि यह जनता के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इसके बाद इस पे अधिवेशन में चलते हैं जहां महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा कर लेते हैं। सारे अधिवेशन को आप देख सकते हैं। तो इसके बाद देखें 10वां अधिवेशन पर महत्वपूर्ण बात इसमें शामिल है। 10वां अधिवेशन 1894 में होता है, इसमें मद्रास में। इसके अध्यक्षता अल्फ्रेड बेबने की आयरिश व्यक्ति थे, यानी आयरिश व्यक्ति, ध्यान देना है। इसके बाद देखें तो 12वां अधिवेशन 1896 में होता है, कलकत्ता में किया था। इसके अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी करते हैं। इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, यानी जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी की रचना वंदे मातरम है उसको पहली बार कब गाया गया था? 12वां कांग्रेस का अधिवेशन जो 1896 में किया गया कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी जी ने किया था। इसके बाद आगे इसमें चलते हैं तो ये देखते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्यों को पहली बार यहाँ देख सकते हैं। यहाँ इस पर हमने पूर्व में ही चर्चा कर लिया था बंगाल विभाजन के समय। तो देखें 1905 का 21वां अधिवेशन बनारस में आयोजित किया जाता है। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी करते हैं। इसके बाद 22वां देखें तो 1906 में कलकत्ता में आयोजित किया था, दादा भाई नौरोजी जी, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वो इसके अध्यक्षता करते हैं। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग इसमें किया गया था। 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में किया था। इसके अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष जी करते हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। 24वां अधिवेशन 1908 में मद्रास में था। इसकी अध्यक्षता भी रास बिहारी घोष जी करते हैं, जो नरम दल से संबंधित है। कांग्रेस संविधान का निर्माण इसमें होता है। इसके बाद देखें तो 26वां अधिवेशन देखें तो ये इलाहाबाद में पुनः आयोजित होता है। इसकी अध्यक्षता सर विलियम वेडरबर्न करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे देखें, यानी देखें चौथा के बाद इलाहाबाद में जो अधिवेशन होता है वो 26वां होता है, यानी इलाहाबाद में दूसरा अधिवेशन है। इसके बाद देखें तो महत्वपूर्ण यह कि 27वां अधिवेशन 1911 में होता है, ये भी कलकत्ता में होता है। इसके अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर जी करते हैं। पहली बार इसमें जनगण मन गाया गया था, यानी जो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना थी उसमें जनगण मन उनके जनगण मन जो है पहली बार गाया गया था। वो कब गाया गया था? तो यह है 27वां अधिवेशन 1911 कलकत्ता में, जिसके अध्यक्षता पंडित विषम नारायण धर जी ने किया था। जबकि हमने देखा कि पहली बार जो है वंदे मातरम कब गाया गया था? 12वां में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और जबकि 27वां में, यानी उससे जस्ट 15 अधिवेशन बाद जो है वह पहली बार जनगण मन गाया जाता है, 1911 में गाया जाता है। इसके बाद देखें तो इसमें 31वां जो अधिवेशन 1915 में होता है, इसमें बम्बई में आयोजित किया था। इसमें सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसमें लॉर्ड वेलिंगटन जो वायसराय था उसने इस अधिवेशन में भाग लिया था। इसके बाद आगे देखते हैं तो 32वां अधिवेशन 1916 में होता है, लखनऊ में आयोजित किया था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार जी करते हैं। इसमें मुस्लिम लीग में समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होता है और गरम और नरम दल जो कि 1907 के अधिवेशन में विभाजित हो जाते हैं वो पुनः 1916 के अधिवेशन में मिल जाते हैं। इसके बाद देखें तो 33वां अधिवेशन 1917 में होता है, कलकत्ता में आयोजित किया था। श्रीमती एनी बेसेंट के अध्यक्षता में कहते हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष होने का इनको गौरव प्राप्त है। प्रथम महिला अध्यक्ष हैं एनी बेसेंट जी। विशेष अधिवेशन 1918 का मुंबई में आयोजित किया था। इसके अध्यक्षता हसन इमाम जी करते हैं। कांग्रेस का दूसरा विभाजन इनके समय में हो जाता है। इसके बाद देखें 36वां अधिवेशन 1920 में नागपुर में आयोजित किया था। इसके अध्यक्षता CV राघवाचारी जी करते हैं। इसमें कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया जाता है। इसके बाद देखें विशेष अधिवेशन ये कलकत्ता में किया जाता है। इसमें हमने चर्चा किया था। 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय जी की अध्यक्षता करते हैं। लाल बाल पाल में यह पहले व्यक्ति जिन्होंने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद विशेष सदन 1923 में दिल्ली में आयोजित किया था। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद जी करते हैं। सबसे युवा अध्यक्ष यह बनने का गौरव इनको प्राप्त है। इसके बाद देखें तो 40वां अधिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1924 में आयोजित किया जाता है बेलगांव में। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी करते हैं। एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता जो गांधी जी करते हैं बेलगांव, जो कि कर्नाटक में है।
इसके बाद देखें तो 41वां अधिवेशन 1925 में आयोजित किया था कानपुर में। इसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू जी करते हैं। ये प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। ध्यान देना, प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है, जबकि प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त श्री इन्नी बेसेंट जी को, जो 1917 में करते हैं। और इसके देखें तो 8 साल बाद 31वां अधिवेशन में कानपुर में श्रीमती सरोजिनी नायडू जी अध्यक्षता करते हैं। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होने का इनको गौरव प्राप्त होता है। इसके बाद देखें तो विशेष रूप से यह है 42वां 1926 का गुवाहाटी में होता है। एस श्रीनिवास आयगर जी करते हैं। सदस्यों की खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। 43वां 1927 में मद्रास में होता है। डॉक्टर M.A. अंसारी इसकी अध्यक्षता करते हैं। पूर्ण स्वाधीनता की मांग इसमें की गई थी। इसके बाद देखें जो आपका है 45वां 1929 में लाहौर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाहौर में आज की इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। इसकी महत्वपूर्ण बात, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 46वां 1931 में किया जाता है कराची में, भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की जाती है सर्वप्रथम। इसके बाद देखें तो ये आपका जो है 91वां 1937 में फैजपुर जो गांव में आयोजित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन ये था। हालांकि यहाँ देखें तो जो कर्नाटक में ये बेलगांव है, लेकिन ये गांव नहीं था, बेलगांव नाम से ही है। ये महात्मा गांधी जी जो अध्यक्षता करते हैं बेलगांव है, लेकिन प्रथम बार जो गाँव में आयोजित किया जाता है वो फैजपुर में आयोजित किया जाता है। इसके बाद देखें तो 52वां 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्षता करते हैं। 53वां की भी अध्यक्षता देखें त्रिपुरा में अध्यक्षता की जाती, त्रिपुरा में आयोजित किया जाता है। 1939 में किया जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। 54वां 1940 में रामगढ़ में आयोजित होता है। ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ादी करते हैं। इसके बाद देखें 55वां, ये नोटेड पॉइंट है कि 40 के बाद सीधे 46 पर, यानी इसके बाद देखें तो लगभग 6 वर्ष तक जो है लगातार वह कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद जी थे। ये थे जो कि सबसे पहले सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष होने का गौरव इन्हीं को मिला था। 56वां 1948 में जयपुर में, यानी आज़ादी के बाद, यानी आज़ादी के समय भारत के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य JV कृपलानी जी थे, आज़ादी के समय अध्यक्ष थे। 56वां 1948 में जयपुर में श्री पट्टाभिराम सीतारमैया जी की अध्यक्षता करते हैं। 57वां देखें 1950 में नासिक में पुरुषोत्तम टंडन जी की अध्यक्षता करते हैं। कुल मिलाकर देखें तो 57वां कुल मिलाकर देखें तो 1885 से लेकर के 1950 तक देखें तो कुल मिलाकर 57 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। जबकि आज़ादी तक देखें, भारत की आज़ादी तक देखें तो 53 अधिवेशन कांग्रेस के आयोजित किए गए थे। नोटेड पॉइंट ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे।